के शो में। हुकूमत का मिनी बजट क्या इमरान खान के विजन से मुतसादिम? क्या IMF के पास जाने की राह हमवार? नई हुकूमत, अवामी तवक्कात और हालिया फैसले। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मराहिल में मुल्क दाखिल, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम तरीन सवालात, आने वाला सप्लीमेंट्री बजट जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं मिनी बजट, उसमें तवक्कात, इमरान खान साहब का विजन, क्या उसके बरखिलाफ चीजें आई, बड़े अहम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। हम बेनकाब करेंगे उन तमाम जो हमने उम्मीदें वाबस्ता की थी, और इस उम्मीदों की एक कॉन्क्रीट वजह है जी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैनिफेस्टो है, एक विजन है। और मैं ये बात, क्योंकि जब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप उनके गेस्ट से भी हम बात करते हैं, वैसे भी होता है तो, और पिछले 5 साल के दौरान भी बार बार उन्होंने दोहराया इस बात को कि तो ह्यूमन एंगल है, यानी जो इंसानियत वाला पहलू है, खान साहब के दिल में उसके लिए बड़ी इस वक्त अहमियत है। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी बड़ी अहमियत रखते हैं। क्या उस ह्यूमन एंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मिनी बजट में उसके जिस तरह से उसको चाहिए था, उस मामले को जिस तरह से उस ह्यूमन एंगल को केटर करना चाहिए था, वो तमाम पॉलिसी मेजर्स रिफ्लेक्ट करते हैं उस ह्यूमन एंगल को, इंसानियत, यानी वो जो दिल में दर्द है खान साहब के, वो असद उमर साहब ने उसकी सही रिफ्लेक्शन की है अपने बजट में। बड़े अहम सवाल आते हैं आज प्रोग्राम में। और जब मैं बात करूं मिनी बजट की और खान साहब के विजन की, तो क्यों ना खान साहब की पहली तकरीर की तरफ चलते हैं, यानी पहली से मेरा मतलब आफ्टर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर तकरीर। उधर खान साहब ने, इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जो ह्यूमन एंगल की मैं बात कर रहा हूं, जो इंसानी दर्द की बात कर रहा हूं, आपको एहसास दिला सके, वो उसकी अक्कासी वो करते हैं उस तकरीर में। जरा ये सुन लेते हैं पहले, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमें कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हम लोगों की कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रहन सहन देखें। आप सिर्फ ये देखें कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क दौरों पे कितना खर्च किया है। कोई 65 करोड़ रुपया एक प्राइम मिनिस्टर दौरे पे खर्च करता है, दौरों पे। ये क्या करने जाते हैं बाहर? स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका बजट था 16 करोड़ रुपया, और सुना उन्होंने 8 करोड़ रुपया दौरों पे खर्च किया है। ये क्या करते हैं वो जाके? वो कोई मुल्क फतह करने जा रहे हैं, वो क्या करने जाते हैं वहां? तो मैं आज आपके सामने इसलिए सारी बातें रख रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जहनों में डाल लें कि अगर हमने अपना रुख ना बदला, हम एक तबाही की तरफ अब जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर अपने आप को इस तबाही से रोकना है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो इस कौम के लिए, हमें रहम अपने दिल में पैदा करना पड़ेगा कि हमारी आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं सिखा सकती। इसी आखिरी जुमले को ले लेते हैं जी कि आधी आबादी 2 वक्त की रोटी सही नहीं खा सकती। अब रीसेंट जो फैसले हैं उसके अंदर मिसाल के तौर पे 94 अरब रुपए अगर गैस टैरिफ में इजाफा हो जाता है, तो बड़ा अहम सवाल यह बनता है कि जो शख्स 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 94 अरब रुपए के इजाफी बोझ के बाद कितनी रोटी अफोर्ड कर सकेगा? मिसाल के तौर पर बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर इसको ज्यादा पेचीदा ना बनाए। कोई अगर होटल है किसी का, कोई रेस्टोरेंट है, वो कारोबार करता है और उसकी एक फिक्स आमदनी है, कोई तनख्वाह पेशा मुलाजिम है, तनख्वाह लेता है, मजदूर है या डेली वेजेस पर है या आला तबके से ताल्लुक रखता है, तनख्वाह लेता है, उसकी एक तनख्वाह फिक्स्ड कैलकुलेटेड है। अगर 94 अरब रुपए से गैस टैरिफ बढ़ जाता है, तो 94 अरब रुपए से के हिसाब से उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, यानी अगर उसका गैस का बिल किसी भी फीसद से बढ़ता है तो उसकी तनख्वाह उतनी ही रहती है। अगर वो रेस्टोरेंट में वेटर है तो जो उसको तनख्वाह टिप्स की सूरत में या तनख्वाह की सूरत में मिलती है, वो उतनी ही तनख्वाह घर लेके जाता है। जो बिल उसका गैस का आएगा उसको नहीं पता जी तनख्वाह बढ़ी, तो वो क्या करेगा? अगर सरकारी मुलाजिम है तो क्या वो करप्शन करेगा? खान साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, अभी हमें रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है, आपकी हुकूमत अभी नहीं आई है,
लेकिन एक पॉलिसी डायरेक्शन की तवक्को हमें है, एक विजन की तवक्को हमें है कि एक विजन ऐसा होगा जिसकी आप अक्कासी करते हैं, आपकी टीम भी वो रिफ्लेक्ट इस तरह करेगी कि जिससे हमें एहसास होगा कि ये इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक है। जब आप 94 अरब का सिर्फ गैस के हवाले से और फिर टैक्सेस पे तो मैं आऊंगा जो मेजर्स अनाउंस हुए हैं, तो उस इजाफी बोझ को उन्हीं मौजूदा लिमिटेड तनख्वाहों में या आमदनी में कोई कैसे पूरा करेगा, किस तरह से पूरा होगा, यह बड़ा बुनियादी सवाल है। और एक और सवाल अहम है कि आखिरकार हुआ क्यों है, आखिर इसकी जरूरत क्या थी। और यह सवाल जो है जी कि इसकी जरूरत क्या थी, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता कि मिनिमम इस वक्त पेश किया गया, लेकिन यह जवाब भी हम फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब की जबानी सुन लेते हैं जब वो पार्लियामेंट में इस वक्त खिताब कर रहे थे और इस अहम तरीन मौके पर उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। दो वजूहात से हमें आज ये सप्लीमेंट्री बिल जो है, अमेंडमेंट बिल जो है फाइनेंस, वो पेश करना पड़ रहा है। पहली वजह तो ये कि वो जो बजट बनाया गया उस बजट का हकीकत से ताल्लुक थोड़ा हमें कम नजर आता था। दूसरी जो सूरत हाल इस वक्त है मईशत की, और जो सबको पता है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इस वक्त ढकी छुपी बात नहीं है, हम जरा तफसील के अंदर जाएंगे कि मईशत की सूरत हाल कैसी है। वो सूरत हाल ऐसी है कि नागुज़ीर है कि जिस रास्ते पे हम निकले हुए हैं, जो बजट बनाया गया है उसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक सूरत हाल मुस्तकबिल में नहीं पैदा हो सकती, वो आज पैदा हो चुकी है। नागुज़ीर वजूहात हैं, मुल्क की मईशत ऐसे मोड़ पर आ चुकी है, ब्रोकन इकोनॉमी, बैंकरप्सी, रिजर्व्स में खाली खजाना मिला है। अब ये वाली बातें तो हम आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, जो वजीर खजाना आता है नया, तो ये तीन अल्फाज के बैंकरप्सी है, ये जी के रिजर्व्स खाली हो चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे फिस्कल और हमारी जो एक्सटर्नल साइड है दोनों तरफ से हमें शदीद तरीन प्रेशर्स का सामना है। ये दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, और हम तवक्को रखते थे क्योंकि आप आए हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, वी आर विद यू ऑन दैट। लेकिन जो तनकीद हो रही है इस वक्त मौजूदा पॉलिसी के ऊपर, वो तनकीद इस वजह से नहीं हो रही कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की है, वो तनकीद इस वजह से हो रही है कि आपने नॉन फाइलर्स को फायदा पहुंचाया। अब ये एनालिसिस है, जो तनकीद हो रही है उस पर बात हो रही है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं आता। अगर आपने नॉन फाइलर्स को मिलने वाली छूट या एग्जेम्पशन खत्म कर दी है गाड़ी लेने के लिए या रियल एस्टेट लेने के लिए, तो उससे खान साहब उस आदमी का फायदा हुआ जो दो वक्त की रोटी जिसको मुयस्सर नहीं है, या उसका फायदा हुआ जो कि एक रियल एस्टेट टाइकून है, या वो प्रॉपर्टी में स्पेकुलेट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को और प्राइसेस उस जगह पे पहुंचा देता है कि एक आम आदमी यानी मुझ जैसा, कोई आप जैसा जो टीवी देख रहा है, वो घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये पॉलिसी डायरेक्शन था जो शायद लोग तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब इस मौजूदा बजट पे या तो ज्यादा तवक्कुआत कर ली थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेट्स सी, रिजल्ट्स आने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा तनकीद शुरू हो चुकी है और मौजूदा लेवल के ऊपर तनकीद हर तरफ से तो होती है, बास तनकीद ऐसी भी है जिसकी कोई मेरिट नहीं होती। अब लेकिन एक तनकीद आपको सुनाते हैं जो कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं ये नहीं कह रहा जी कि उन्होंने अपने वक्त में बड़ा अच्छा काम किया होगा, मैं नहीं कहता, डिवैल्यूएशन के हवाले से उनकी पॉलिसीज पर हमने कड़ी तनकीद की है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, एक आर्टिकल भी लिखा है, उसके पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन लेट्स हियर दिस फर्स्ट, उन्होंने कहा क्या है। एक जो इक़दाम इन्होंने ऐसे लिए हैं जो हम समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा मनफी हैं। हमने एक कदरन लगाई थी कि जो लोग पाकिस्तान में टैक्स दहंदगान नहीं हैं, टैक्स पेयर्स नहीं हैं, अब वो बड़ी जायदाद नहीं खरीद सकते पाकिस्तान में, और इम्पोर्टेड गाड़ियां, नई इम्पोर्टेड गाड़ियां नहीं खरीद सकते, या लोकल नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते। बड़ा प्रेशर था हमारे ऊपर ऑटो कंपनीज का और लैंड डेवलपर्स का कि ये ना किया जाए, लेकिन हमने उस प्रेशर को बर्दाश्त किया। आज अलबत्ता पाकिस्तान का टैक्स पेयर हार गया और ऑटो कंपनीज और जो लैंड डेवलपर्स हैं वो जीत गए। 90 अरब रुपए के इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा लिए हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक मुस्बत कदम नहीं। मेरे ख्याल से पीटीआई जो थी वो जो उसमें पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा थी, इनके बजट में इन्होंने 150 अरब रुपए का एक टीका लगाया है जो गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। ये कंपनियों की बातों में आ गए हैं, एसएसजीसी और एसएनजीपीएल की, उनसे ये नहीं कह रहे कि आप यूएफजी कम करें, उनसे ये नहीं कर रहे कि आप अपनी ऑपरेटिव एफिशिएंसीज बढ़ाएं, उनसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने खर्चे कम करें। उनको कहा ठीक है भाई, हम आपके 145% तक घरेलू सार्फिन की कॉस्ट बढ़ाई है, 40% इन्होंने इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ाई है।
और ये तमाम जो कॉज बढ़ी है, ये फिर सवाल वहीं आता है कि वो इंसानी हमदर्दी, वो ह्यूमन एंगल, वो किधर चला जाता है, क्योंकि उस तरफ हमारी तवज्जो थी और हमें बताया गया था कि ये जो हुकूमत होगी ये दो नहीं एक पाकिस्तान का तस्वुर लेकर आएगी। ये जो हुकूमत होगी ये मेट्रो बसेस और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि अगर 94 अरब रुपए सिर्फ गैस टैरिफ में इजाफे के ऊपर एक बोझ बढ़ जाएगा तो एक आम आदमी क्या करेगा? फिर वो सवाल है जी, क्या वो करप्शन करके वो 94 अरब पूरा करेगा? वो अपने घर का खर्चा और कम करके पूरा करेगा? उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही ना, किस तरह से पूरा करेगा? इस सवाल का जवाब भी ये इकोनॉमिक टीम हमें दे, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हमें दे कि किस तरह से वो खर्चा पूरा होगा, हम ये जानना चाहते हैं। और फिर बड़ा अहम सवाल इस वक्त है जो कि हम आगे उठाएंगे भी, और जो बड़ा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो से है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंटली ये सुना था कि इमरान खान साहब ये विजन रखते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट विजन, आई एडमायर दैट विजन, कि वो पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहते हैं और वो बढ़ाकर इसको 4,500 अरब से 8,000 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप समझें, अगर 4,500 से 8,000 अरब तक की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा जी कि हम ये काम टैक्सेस बढ़ाकर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये काम होगा क्रेडिबिलिटी से, ये काम होगा ट्रस्ट डेफिसिट कम करने से, ये काम होगा पाकिस्तान के टैक्सेशन निजाम पर लोगों का एतमाद बढ़ाने से, और इसके बाद लोग अस खुद जाएंगे जब करप्शन कम होगी और टैक्स देंगे तो हमारे टैक्स रेवेन्यूज 8,000 अरब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ खान साहब, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसके अंदर तो क्रेडिबिलिटी, टैक्स, ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र ही नहीं है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ है, ये तो रेगुलेटरी ड्यूटीज में इजाफा है, ये तो करेंसी डिवैल्यूएशन के इफेक्ट्स हैं जिनको आप रेवेन्यू मेजर्स में काउंट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये वो किधर गई क्रेडिबिलिटी जिसके जरिए 8,000, वी हैव टाइम, वी विल गिव यू टाइम, लेकिन ये पॉलिसी डायरेक्शन भी हमें देखना था, हम रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन ये कम से कम कोई पॉलिसी डायरेक्शन तो नजर आता। अनाउंसमेंट क्या हुई है, क्योंकि मिफ्ता साहब ने जिन सेक्टर्स की हाईलाइट किया, कुछ सेक्टर्स को मरात अनड्यू फेवर्स दे दिए गए। लेट्स हियर दिस, क्योंकि असद उमर साहब का वर्जन इस पर क्या है और वो क्या समझते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली क्या किया है। लेट्स हियर दिस आल्सो। हम सब्सिडी देंगे ताकि जो महंगी खाद जो आएगी उसका बोझ जो है वो किसान पे ना पड़े। कम से कम पेंशन की जो मद है उसमें 10% का फौरी तौर पर इजाफा किया जा रहा है जी। पीडीएल के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम कमी ले लेंगे। ये टोटल 82 टैरिफ लाइन्स है जी, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पे हम आरडी खत्म कर रहे हैं जो लगाई गई थी। 44 अरब रुपए की गैस की मद के अंदर हमने कमी उनके लिए की है। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, उस पे 0.6% टैक्स होता था नॉन फाइलर्स के लिए, ये वो नहीं जो टैक्स फाइल करते, और वो 0.4 कर दिया गया था, उसको हम वापस 0.6 पे लेकर जा रहे हैं। हम टोबैको के ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज कर रहे हैं। 1800 सीसी और उससे बड़ी गाड़ी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जी, वो 10%, उसको हम बढ़ा के 20% कर रहे हैं। महंगे फोन जो है उनके ऊपर ड्यूटी लगाई है। टैक्सेस बढ़ाना और ये तमाम चीजें करना, ये तो शायद कोई भी अगर अकाउंटेंट भी हो तो वो बता सकता है कि पता है कि 15% अगर टैक्स एक चीज पे लगा हुआ है तो आप 20% कर देते हैं तो उस पर उसका आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन हम तो कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, हम तो चाहते थे जी कोई स्ट्रैटेजिक विजन, एक इकोनॉमिक विजन नजर आएगा हमें इस पर। अगर ये नंबर गेम ही करना था 15 से 20% और 20 से 25% या 10 से 15% करना था तो सर ये तो फिर वही पुराने पाकिस्तान में होता था। यहां तो बात क्रेडिबिलिटी की है, यहां तो बात ट्रस्ट सिस्टम की है, यहां पर तो बात एफबीआर और टैक्स मशीनरी के ऊपर आपका एतमाद बढ़ाने की है। यहां तो बात यह है जी कि आप लोगों के अंदर लोगों को इस बात पर माइल करें जी कि वो टैक्स खुद देना शुरू हो जाए, क्योंकि वो देखें कि एक बड़ा साफ शफाफ निजाम है इस वक्त मुमलिकत का, और जहां पर उनका टैक्स सही मायनों में सही चीज के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवालात इस वक्त हैं जो जवाब तलब हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवालात पाकिस्तान के माशी लाहेमल के हवाले से, मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हुकूमती और इसके अलावा वो लोग जो कि पाकिस्तान की मईशत को बड़ा गहरे से देखते हैं, समझते हैं, गहरी नजर रखते हैं, हम जाएं उनसे और उनसे पूछें जी उनकी राय इस बारे में क्या है मौजूदा मिनी बजट के ऊपर। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक हम बेनकाब कर रहे हैं मईशत के हवाले से, और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जो इकदाम जिनका ऐलान हुआ इस मिनी बजट में, या अमेंडमेंट जो हुई जिसके अंदर फिस्कल साइड की बात करें और स्पेसिफिकली टैक्सेशन मेजर्स की बात करें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मैनिफेस्टो से, खान साहब के अपने वादों से, ये क्या उसके बरखिलाफ गए असद उमर साहब? क्या ये तमाम मामला जो इन्होंने इकदाम ऐलान किए हैं, ये उन रिफॉर्म्स और उन तमाम विजन से जो पीटीआई ने दिया था, जो गुज़िश्ता कई सालों से पीटीआई दे रही थी, क्या ये उसके खिलाफ है? ये सारे अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। और इस वक्त जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो कि माहिर हैं टैक्स उमूर के, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो टैक्सेशन साइड पे स्पेसिफिक मेजर्स हैं, आपके नजदीक क्या पीटीआई ने अपने उस मैनिफेस्टो से जी के नॉन फाइलर्स के बारे में बात करें या नए सेक्टर्स को टैक्स रेट में लाने की बात करें, डिविएट कर दिया उससे बहुत ज्यादा इस बिल में, या आपको लगता है इट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान? इकरामुल हक साहब जी, प्लान तो शायद उनका कोई था ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, सवाए इसके कुछ नारे थे कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम कर, जो एक्शन प्लान होता है, जो स्ट्रेटजी होती भी नहीं ध्यान से पढ़े होंगे कि हम किस अंदाज के अंदर प्लेस कर सकते हैं, जो टैक्स में बहुत बड़े गैप्स हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, और अपने रेवेन्यू जनरेशन को कैसे कर सकते हैं जी। तो ये तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने बस कुछ प्लस माइनस किया है, और भी वो भी दैट इज टू इनएडिक्वेट, यानी वो भी वो उस तरह से नहीं कर पाए जिससे कि हम बुक बैलेंस करना कहते हैं। अच्छा, तो मुझे तो किसी लिहाज से भी ये एक उनकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं लगती टैक्स के मामलात के ऊपर, और जिसकी वजह से ये एक में भी कि वो जो उन्होंने कम किया है एफडीआर का बजट, उससे शायद भी कम हो, क्योंकि जिस तरह के मेजर्स करने चाहिए थे रेवेन्यू देने के लिए वो बिल्कुल नजर नहीं आए। नहीं तो ये इकरामुल हक साहब, अगर ये सारे, फिर क्या आप इन्हें क्या कॉस्मेटिक मेजर्स कहेंगे? रिफॉर्म्स नहीं था, रेडिकली चेंज नहीं था, ये इतना स्कोप और स्पेस था भी इनके पास? क्या इस वक्त तो ये तैयारी थी आईएमएफ के पास जाने की, और they just prepared the budget according to what IMF wants? ये बस IMF को खुश करने के लिए एक प्रिपरेशन की गई थी, ये जो अभी आया है हमारे सामने डॉक्यूमेंट? जी, IMF का तो मुझे नहीं पता, मगर ये बात वाजे है कि जो टैक्सेशन मेजर्स में बहुत ज्यादा कंसेशंस पिछली हुकूमत दे गई थी, उसको भी सही तरीके से आंडू। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम अमीर लोगों के ऊपर, अगर उन्होंने बेजा बरात दे दी थी तो हम डर के कि अब हमको बरात वापस लेंगे तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। एक तरफ तो मान रहे हैं कि सिर्फ 70,000 लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो एक आमदनी के उस थ्रेशोल्ड पर है जो पहले सालों में होता था। अच्छा, मुझे यूं लग रहा है कि हुकूमत ने आखिरी दिनों में मेजर्स किए थे, उससे निकल नहीं पाए। हालांकि उन्हें वाज़े तौर पर बहुत जगह से टैक्स आ सकता था, मगर उन्होंने सवाए टैबैको पे थोड़ा सा ड्यूटी प्लान पे 95 बिलियन कहते हैं कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी से ले लेंगे, मगर उसका कोई हमें फिगर्स हमारे सामने नहीं है। एफबीआर के लोग डिसल्यूशन्ड हैं, उनके पास वो स्किल नहीं है, वो आज बहुत बुरे हालात में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो के पास भी एक दिन में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो बहुत बड़ा टैक्स गैप जो है उसको फिल करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई प्लान हो तो वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड्स हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ इस्तेमाल होगी, सारी चीजें मुझे वेग लगी। सही है जी, आपको वेग लगी है। अच्छा, बड़ी अहम बात है। वकार मसूद साहब, आप कुछ लिख रहे थे, उससे पहले आपने लिखा था कि ऐसे क्लैरिटी होनी चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए। रिसेंटली भी आपने लिखा जी कि फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ गवर्नमेंट को बढ़ना चाहिए, बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट उसके अंदर शामिल है। बट
आपको लगता है कि ये जो हुआ है ये अकॉर्डिंग टू व्हाट वी शुड वी वर फोर्सिंग के कोई फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ होगा कदम? जैसे इकरामुल हक साहब ने कहा है जी कि उनको नहीं लगा कि इससे कुछ भी ऐसा लगाओ जी कि कुछ इन्होंने अंडन भी नहीं सही किया, अंडू भी नहीं किया पिछली चीजों को। क्या हुआ ये आपकी नजर में वक़ार मसूद साहब? इकोनॉमी के लिए राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फैज का शेर पढ़ूं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। तो मतलब देखिए कितनी बेचैनी से इस वक्त का इंतज़ार था जो बिलाखिर आया, और जो तवक्कुआत थी लोगों को कि भाई चलें अब इस वक्त तो हुकूमत अपना जो माशी तसव्वुर है वो अवाम के सामने रख देगी। लेकिन आज की भी तहरीर मेरी जो है बिजनेस रिकॉर्डर में, उसमें मैंने मायूसी का इजहार किया है। अब आज जब मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आई हैं तो मेरी हैरत और इस्तेजाब जो है उसमें इजाफा ही हुआ है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि इसमें किस किस्म का गेम प्लान है। देखिए मतलब यानी एक तरफ IMF जाने न जाने का मसला तो है, और बाज़ लोग जो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ किया है वो IMF जाने की तैयारी है। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल वाज़े इशारा है कि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क को दरपेश, उनका सही इदराक नहीं है, या अगर इदराक है तो उनका सामना करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो मारूफ नहीं है। वो किसी दोस्त से कुछ मदद मिल जाए, अपने दोस्तों से, तो वो तो इलाज नहीं है जिस बीमारी में आपकी मईशत मुब्तला है। ये तो मुख्तसरन तारुफन मैंने आपके सामने बात कर दी। देखिए मोटी बात मैं आपसे करूं, और शायद मैंने पिछली दफ़ा भी आपके सामने प्रोग्राम में रखा था कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि ये जो बजट देकर गए हैं, गो के उन्होंने 4.9 का इसमें दावा किया है, लेकिन हकीकतन वो 7.2% है। अब ये कह रहे हैं कि मैं उसको 5.1 पे लेकर आ गया हूं। तो जो कुछ ये छोड़कर गए थे तो 7.2 से 5.1, 2.1% का हमें कमी नजर आनी चाहिए थी, वो इक़दामात होने चाहिए थे। भाई यहां पर तो कुछ भी नजर नहीं आया। बमुश्किल अगर मैं बहुत भी कर दूं और बहुत जनरोसिटी के साथ काम लूं तो 1% है, लेकिन अगर उसको बारीक बीनी से सोचा जाए, मुझे खुशी है डॉक्टर इकराम साहब ने भी यही बात रखी है आपके सामने, उस बारीक बीनी के साथ तो ये 0.5% भी नहीं लगता। तो ये जो हमारे सामने चैलेंजेस दरकार हैं और जिस संजीदगी के साथ हमें उनका सामना करना चाहिए वो फिलहाल तो सामने नहीं आया। फिर सबसे बढ़ के जैसा मैं शुरू में कह रहा था सैफान साहब, वो इकोनॉमिक विजन, वो माशी तसव्वुर आप करने क्या आए हैं, क्या करेंगे आप, आज तक उन्होंने उस पर भी कह दिया कि जी वो तो लॉन्ग टर्म की बातें, इस वक्त तो मैं सिर्फ ICU की बातें कर रहा हूं, उसको हम बाद में देखेंगे। भाई बाद में नहीं, ये तो मतलब आप उसके कुछ खदोखाल तो बताएं ना, कुछ बताइए आप क्या है। नहीं, एक वजह को एक वजह या लिमिट या कंस्ट्रेन आप कह लें, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इतना अनरियलिस्टिक बजट पिछली हुकूमत ने दिया था रेवेन्यू साइड पर भी और एक्सपेंडिचर साइड पर भी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल सिचुएशन में हम लोग थे। उसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स थे दोनों साइड्स पे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज में भी, जिसकी वजह से हम फंसे हुए थे, इस मुश्किल में थे। तो ये एक वजह थी जिससे निकलने के लिए, क्या ये निकल सके उस सिचुएशन से, या फंस गए और ज्यादा धस गए उसमें? और वकार साहब, सैफान साहब, अगर आपको कोई वो चीजें मिल गई हों कि इन्होंने क्या किया है तो मुझे भी बता दीजिए, उनका पता क्या है। ये 6, 7, 8 चीजें जो इन्होंने की हैं उनमें तो वो वजन नहीं है। यानी देखिए मतलब एक्सपेंडिचर साइड पर तो मैंने देखा है कि ये 725 के ऊपर बजट को रखेंगे। वो कहते हैं कि हम फाइनेंसिंग जो है ऑफ बजट की लेंगे। भाई पहली बात तो ये कि कहीं ऑफ बजट की फाइनेंसिंग का उन्वान जो है वो मारूफ उन्वान है ही नहीं डेवलपमेंट के उन्वान से। आप उसको बीच में लेकर ही नहीं आते, उसकी तो मंजूरी की जरूरत भी नहीं होती। तो आप सीधा सीधा कहते हैं मैं 525 पे कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी खुशफहमी भी होती। तो ये 75 अरब रुपए का आपने कट लगाया है 725 और 800 के दरमियान में,
ये तो कहीं भी नहीं लेके जाएगा आपको। और आपने खुद आपकी जो बयान है असेंबली के अंदर, आपने कहा 183 बिलियन के मैं टैक्सेस लगा रहा हूं, जिसमें से 92 बिलियन के जो हैं हम सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए से होंगे, यानी कि मैं टेक्नोलॉजी लेकर आ जाऊंगा जो मतलब जो टैक्स लीकेज है उसको रोक देगी। सर देखिए, हमने सारी जिंदगी इस चीज में गुजारी है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है ना, ये एक तरह का एक बिल्कुल दिखावे का मामला होता है। इसका कोई हकीकत से और हकीकी जो कोशिश है, एफर्ट है, उसको मानते भी नहीं। आपके मुकाबिल जो आपसे अगर कहेंगे कि आप टैक्स लगाएं, IMF या वर्ल्ड बैंक वाले या ADB वाले, तो मतलब उन मेयारात पर मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब मुझे मायूसी हुई है। और मैं को खुशी से नहीं कह रहा, मैं तो मतलब ये नहीं कि मुझे तो मुल्क की मईशत की फिक्र है और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उसका इजराक हो। आज बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर सैफान साहब ये आई है कि करंट अकाउंट इस महीने सिर्फ $600 मिलियन रहा है। सही। जुलाई के अंदर भी $2.1 बिलियन था। तो मतलब एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है, क्योंकि उसमें इनका तो हाथ है नहीं। ये अगस्त का महीना था जिसके अंदर बमुश्किल ये लोग हलफ ले सके थे। तो वो $600 मिलियन यानी कि स्लो डाउन हो गया है, जो हमारे लिए खुश आइंद बात है, क्योंकि इस वक्त आपको स्लो डाउन करना है। ओवर हीटेड आपने कार चलाते हुए जब आपकी कार में धुआं निकलने लगता है तो आप उसमें पानी डाके कार्बोरेटर में डालते हैं कि यार ये ठंडी हो जाए फिर मैं दोबारा चलाऊंगा। ये हाल है हमारी मईशत का। सही है, डिमांड कंप्रेशन की जरूरत है। लेकिन मैं जो स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं इकरामुल हक साहब, सिर्फ बड़ी तवक्कात अभी जिस तरह शेर भी सुनाया इस पर वकार मसूद साहब ने, मसला ये कि एक एक्सपेक्टेशन असद उमर साहब से, और हम ये समझते हैं जी कि वो जब नून लीग का बजट आता था तो वो कहते थे जी मसला नून लीग का ये है कि नून लीग जो बजट बनाती है वो इंडस्ट्रियल तबके के लिए होता है, वो रिच तबके के लिए होता है, वो एलीट क्लास के लिए होता है और गरीब आदमी के लिए नहीं होता। अब नाउ यहां पर जब ये बजट आया, इकरामुल हक साहब आप मुझे बताएं, क्या ये बजट गरीब आदमी के लिए है या ये भी वही एलीट और इंडस्ट्रियल और जो आपकी क्लास जिसको एफ्लुएंट क्लास कहते हैं जी, दिस इज फॉर देम, दिस इज फॉर देयर बेनिफिट, नॉट फॉर द पुअर? इकरामुल हक साहब जी, मेरी नजर में तो कोई ऐसी रिलीफ जो है वो नहीं मिली जिससे हम ये कह सके कि अगले दिन से हमारे जो महरूम तबकात हैं उनकी रियल इनकम में इजाफा होगा, उनको बेहतर सहूलियात मिलेंगी और उनको रोजगार के वो नए ऐसे जराए मुयस्सर आएंगे जिससे जाहिर है कि उनकी हालात बदलेंगे। जो बात देखने की है कि मईशत हवाई दिनों से तो नहीं बनती है, आपको अपनी पॉलिसी बतानी पड़ती है। आपको ये बताना पड़ता है कि मैं आने वाले सालों में क्या क्या काम करूंगा। अब ये नहीं आप कह सकते कि मैंने कुछ तो सप्लीमेंट्री फाइनेंस अमेंडमेंट बिल दे दिया है और बाकी की चीजें मैं महीने बाद मशवरा करके एडवाइजरी काउंसिल से पूछ कर फिर बताऊंगा। देखिए, आपके पास कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। उस एक्शन प्लान को चलिए आप एडवाइजरी कमेटी के पास ले जाएं, उनकी एक्सपर्ट राय ले लें, किसी और बाहर से भी पूछ लें। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कई सालों से ये कह रही हो कि हमने बहुत काम किया है, हम बहुत कुछ चीज कि हमने नजर से देखा है बाकियों के बजट को, जब हम आएंगे तो हमारे काम जो है वो देखेंगे। इसका तो मतलब ये था कि पहले से कोई ऐसा काम कर रखा है जिससे माशी सूरत हाल और ही बेहतर नहीं होगी तो कम अज कम उसकी कीमत तो दुरुस्त होगी। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर आप गैस की चोरी ना रोकें और सिर्फ की कीमत बढ़ा दें, आप ब्यूरोक्रेट से ये ना पूछें कि आपने जो नॉन फाइलर है उससे इतना ज्यादा टैक्स ले लिया तो भाई टर्न क्यों नहीं लेते हो, क्या सिर्फ हमसे पैसे लेना मकसूद तो नहीं है। तो ये बातें तो आपने अभी आज से नहीं की कि भाई टैक्स गैप जो है तुम आने वाले 3 महीनों में कितना कवर करोगे, तुम्हारी जो पीछे की नालायकियां है उसका कौन जिम्मेदार है। वो तो उल्टा शाबाश दे रहे थे FBR को, हालांकि उन्होंने इस साल की बजट पूरा नहीं किया और उनका बजट फिर कम भी कर दिया।
तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप अभी नेहरू तबकात को फायदा पहुंचाने तो बहुत दूर की बात है, मईशत के फंडामेंटल को भी दुरुस्त करने के लिए जो फौरी इकदाम करने चाहिए, जिसका जिक्र अभी वकार साहब ने भी फरमाया, वो नजर लिए जा सकते थे। अच्छा इकराम साहब, एक क्योंकि आप बात आपकी बड़ी अहम है और आप जो कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वी हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्योंकि ये बड़े अहम मामलात हैं, ये बड़ी अहम उम्मीदें हैं वाबस्ता असद उमर साहब से। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जो विजन है इमरान खान साहब का, क्या वो इंप्लीमेंट कर पाए इस बजट में नजर आया हमें? ये अहम सवाल उठा रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हकाइक हम बेनकाब कर रहे हैं मिनी बजट के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से। क्या वाकई में ये तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं इनका जी, ये वाकई में वो उस विजन की अक्कासी नहीं करते जो खान साहब रिफ्लेक्ट करते थे, जो पोर्ट्रे करते थे, ये उसके बरखिलाफ गए? दो अहम बातें अभी तक जो हुई हमारे प्रोग्राम में, वो एक ये थी कि इट वाज एन एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक विजन, इसमें विजन कुछ नजर नहीं आया, ये हमारे दोनों पैनलिस्ट कहते हैं। दूसरी एक अहम बात जिस पर सवाल उठाना है, जो तनकीद इस वक्त साबिक वजीर खजाना की तरफ से हुई कि जी आप बेसिकली झुक गए, आप बेसिकली अंडर प्रेशर आ गए, लॉबीज किए। कौन सी लॉबीज? रियल एस्टेट और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। आपने दरअसल उन लॉबीज के आगे आप झुक गए और आपने उनके मुतालबात मान लिए जब आपने ये नॉन फाइलर वाली शिक हटा दी। वो कहते जी हम पे बड़ा प्रेशर था कि आप इस शिक पर, आप इस पर कायम रहने के लिए हम पर था कि आप स्टैंड ना लें, लेकिन हम खड़े रहे, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। और अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने आते ही जो है इस पर उससे पीछे हटके दरअसल जो है वो ये मामला जो है उन्होंने दोबारा रिवर्स और यू टर्न एक तरह से ले लिया। मिस्टर डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी मौजूद हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, बल्कि मेंबर हैं, कुछ देर में साथ होंगे। वकार मसूद साहब, आपके नजदीक ये जो दो लॉबीज हैं, रियल एस्टेट और गाड़ियों के मैन्युफैक्चर, सर गाड़ियों वालों ने तो तंग किया हुआ लोगों को इस वक्त पाकिस्तान में, गाड़ी बनाते नहीं है, सालों तक महीनों तक रुलाते रहते हैं। ये तो इनका तो फायदा हो गया इस पूरे मामले से। ये जो लॉबीज और जो इनकी कलूसिव बिहेवियर थी, ये तो इसको तकवीत मिलेगी वकार साहब? पाबंदी लगा दी गई थी कि जिसके पास नंबर नहीं होगा, ये नॉन फाइलर होगा, वो इन चीजों को खरीद नहीं सकता। तो इस चीजों को क्यों आप एक्सक्लूड कर रहे हैं? अगर नॉन फाइलर जुड़े हैं तो वो कुछ भी ना खरीद सके ना इस मुल्क के अंदर जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने ये पाबंदी लगाई तो आपके कारण है ना कि लोग आन के फाइलर बने। तो आपने जो इतनी 5 साल से ये नया तस्वुर दिया फाइलर और नॉन फाइलर का, उसके बाद कितने नॉन फाइलर जो हैं उनको ये तरगीब हुई कि वो आन के फाइलर बने। हमने तो एक मुस्तकिल क्लास बना दी है नॉन फाइलर की कि वो टैक्स दिए जाए और नॉन फाइलर है। तो भाई ये इनका क्या हालत था, देती रहने थे इस तरीके से। और मैं आपको बताऊं कि क्या नताइज पैदा हो रहे थे इस बात में। आपका जो कारोबार है वो सब होता जा रहा था और ब्लैक मार्केट में चला जा रहा था। अच्छा, क्योंकि जिन लोगों के पास कार्ड था और फाइलर थे वो गाड़ियां खरीद कर जो है नॉन फाइलर को बेच रहे थे, आपको वो टैक्स मिलना बंद हो गया। उसके अलावा अगर आप अगर नॉन फाइलर के पास जब एक दफा आप जाइए ना नॉन फाइलर के पास और उससे कहें क्यों नॉन फाइलर हो। अच्छा वकार साहब, मैं एक सेकंड को मुझे, क्योंकि सुलेरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इन द मीनवाइल वकार मसूद साहब ये कह रहे हैं कि ये दरअसल जो आप इसका कोई फायदा नहीं हुआ था फाइलर्स नॉन फाइलर्स, आप डिस्करेज नहीं कर सकती स्टेट। आप सुलेरी साहब, क्या ये जो आपका इकोनॉमिक जो नया जो बजट आया, बेसिकली जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आप इन लॉबीज के आगे झुक गए, इज इट ट्रू? गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स और रियल एस्टेट माफिया का फायदा हुआ इस? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप कह सकते हैं कि लॉबीज के आगे झुक गए। इसके देखिए, हर जो मुआशी पॉलिसी होती है उसकी
तीन डायमेंशन होती हैं। उसमें डेफिनेटली कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा होता है, कुछ को उसका नुकसान पहुंच रहा होता है। कोई भी ऐसी मुआशी पॉलिसी नहीं जो कि एब्सोल्यूट गुड या एब्सोल्यूट बैड हो। इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन जो है वो रहनी चाहिए थी, ताकि जो फाइलर है उनके पास कुछ इंसेंटिव होता। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप किसी शहरी को इस बिना पे नहीं रोक सकते कि वो प्रॉपर्टी बाय करे या वो गाड़ी खरीदे कि वो फाइलर नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो अपनी गाड़ी खरीदता है या घर खरीदता है और अगर वो फाइलर नहीं तो एफबीआर उसको ट्रेस करे और एफबीआर उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछे या उसको कहे कि वो अपने रिटर्न फाइल करे। लेकिन आइन के मुताबिक किसी को महरूम नहीं किया जा सकता उसके हक से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इकोनॉमी में पैसे की सर्कुलेशन के लिए शायद इस वक्त ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जरूरी था। और अगेन मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा कि सिर्फ यही तरीका था कि इस डिस्टिंक्शन को खत्म ना किया जाता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका जो फाइलर है वो तो सारा सैलरीड क्लास पर्सन है, तबका है जो कि कितने घर खरीदता होगा साल में या कितनी गाड़ियां खरीदता है। आपका सारा पैसा इस वक्त जो है वो नॉन फाइलर्स के पास पड़ा है। और अगर आप उस पैसे को सर्कुलेट करवाना चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी में तो फिर ये था कि आप एक दफा उनको आने दें, लेकिन उस पर एफबीआर को अपनी नजर रखनी चाहिए और सीएनआईटी की मदद से उन ट्रांजैक्शन को सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को बैक ट्रैक करके और जो नॉन फाइलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप कोशिश करें कि लेकिन अब साहब जो सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो आपने विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे नॉन फाइलर्स के लिए, तो सर ये जो बैंक्स के पास जो उनके डिपॉजिट्स हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं इस मुल्क में, आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी बड़े डिस्करेज हो गई थी ये तमाम मामला जब लगा था ये विदहोल्डिंग टैक्स रेजिम, और अब इसको बढ़ाने से ये मजीद तकवीयत मिलेगी और मजीद एक्टिविटी कम होगी जो बैंक्स के थ्रू होती थी और मजीद इनफॉर्मल चैनल जो है वो ग्रो होंगे, इससे नुकसान होगा? अगेन ये वही क्वेश्चन है कि इस मुआशी पॉलिसी का फायदा क्या और नुकसान क्या है। फायदा तो इसका ये है कि आप इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान इसका आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि लोग जो हैं वो कैश ट्रांजैक्शन की तरफ भागेंगे, बैंकिंग चैनल को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर टैक्सेशन ज्यादा कर दी जाती। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है यहाँ पे कि बैंक्स जो हैं वो उनका जो स्प्रेड है या उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है बाकी दुनिया से। तो अगेन ये चॉइसेस होती हैं, पॉलिसी चॉइसेस है गवर्नमेंट के पास कि वो उन्होंने अपना जो असेस किया कि कहाँ पे जो है इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो आ सकती है, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई की हुकूमत को जो उन्होंने वादा किया है टैक्स नेट को ब्रॉडन करने का और जो आउट ऑफ टैक्स पैसा है उसको टैक्स नेट में लाने का, मेरा ख्याल है कि उसका फोकस उसका नहीं हटना चाहिए। और जो नेक्स्ट बजट होगा जून 2019 का उसमें डेफिनेटली पीटीआई गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड मैयत देना होंगे। तो यानी अगर मैं इसमें कहूं कि आपको इकोनॉमिक विजन का एसेंस इस बजट में आपको नजर आया तो आप उसको कितना परसेंटेज देंगे कि फ्रॉम अ स्केल ऑफ 0 to 10, या आपको लगता है इट इज वो जिस तरह उन्होंने कहा जी कि आईसीयू में था मरीज तो हमें ये बड़े इमीडिएट स्टेप्स लेने थे तो कोई रिफॉर्म्स नहीं थे, तो किधर आप रैंक करते हैं इसको इकोनॉमिक विजन के लिहाज से? सुरेंद्र साहब देखिए, ये जो मिड कोर्स करेक्शन थी, आपको याद होगा बजट के दिनों में मैंने आपके प्रोग्राम में भी यही कहा था कि कोई भी हुकूमत नेक्स्ट आए, चाहे वो PMLN की आए, उनको इस बजट में अमेंडमेंट करना होगी, क्योंकि जो मई 2018 का बजट था वो इलेक्शन बजट था। उसमें वाकई जो तखमीना था अखराजात का और जो तखमीना था आमदनी का वो रियलिस्टिक नहीं थे। उसको अलाइन करने के लिए ये मिनी बजट तो आ गया। अब जो इसकी मार्किंग का है, मेरा ख्याल है मार्किंग इसकी स्टार्ट होगी आपकी 3-4 महीने के बाद, जब हमें ये देखने में मिलेगा कि आया कि लूटी हुई दौलत वापस आ रही है कि नहीं, टैक्स नेट ब्रॉड करने के लिए जो मेजर हैं क्या वो कितने अफेक्टिव हैं और कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, और अगले साल के जो बजट के जो खदोखाल होंगे वो किस तरीके के बनेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। राइट नाउ इस मिनी बजट की बेसिस पे आप पीटीआई की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रेट नहीं कर सकते। तो इकराम उल हक साहब, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में कि अगर ये जो नॉन फाइलर्स वाला जो क्लॉज है फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड रियल एस्टेट,
ये डेट्रीमेंटल है आपके नजदीक, या इज इट द राइट स्टेप? जिस तरह हमारे दो और पैनलिस्ट ने कहा कि जी आप नॉन फाइलर और ये शर्त लगाकर किसी को रोक नहीं सकते, और ये कोई प्रॉपर्टी लेता है तो इट इज राइट, तो ये सही स्टेप है या इट इज रॉन्ग आपके नजदीक इकोनॉमिकली? इकरामुल हक साहब, देखिए ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात थी कि आप इस तरह से किसी को प्रॉपर्टी लेने से मना करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भी खिलाफ है। मगर सवाल ये है कि अगर हमने लोगों को नॉन फाइलर रखना है, उनसे उनकी जो इनकम के मुताबिक टैक्स नहीं लेना है और यूं ही 68 विद होल्डिंग टैक्स से अपना काम चलाना है, तो फिर तो इस रजीम में और जो पीछे था उसी ही बिल्कुल गलत है। हमें फौरी तौर पे ऊपर जो करना चाहिए, ना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, यानी उनसे टैक्स ले बजाय इसके कि हम अपनी इकोनॉमी में इस तरह की डिस्टॉर्शंस क्रिएट करें कि हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक फ्रैगमेंटेड टैक्सेशन की वजह से तंग है। हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है गिरता चला जाता है। मल्टीपल एजेंसीज हमने कर दी हैं, 68 विद होल्डिंग टैक्सेस कर दिए हैं। इन सारी चीज़ों का जायजा मेरा ख्याल था कि पीटीआई ले चुकी होगी, और जब आएगी तो कुछ ऐसे इकदाम शुरू करेगी जिससे जो टैक्स सिस्टम में बहुत डिस्टॉर्शंस आ चुकी हैं उनको दुरुस्त करेगी। मगर अभी वो सोच तो नजर नहीं आई। हाँ, कुछ जो कॉस्मेटिक्स कह ले चेंजेस, उसका मकसद ठीक है, शायद वो चाहते हैं कि इस वक्त टबैको पे ज्यादा टैक्स लिया जाए, मगर क्या स्मगलिंग बढ़ेगी या टैक्स आएगा या कुछ कह नहीं सकता। आपने जिन चीजों के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम बढ़ाने का फैसला है वो सब स्मगल होके आएंगे। अफगान ट्रांजिट तो आज तक हम रोक हैं, और हमारी जो बाजार हैं वो भरे हैं स्मगल गुड्स से। जब इन्फोर्समेंट का मामला आता है तो हम कमजोर हैं। तो पहले तो हमें कोशिश करके एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना चाहिए। जब हम अपना डिस्ट्रिक्ट टैक्स गैप ठीक कर लें और जो पॉलिसीज की बड़ी डिस्टॉर्शंस हैं वो ठीक कर ले, तो हमारा टैक्स पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा है और ऊपर जाएगा। मगर किसी सूरत में भी ऐसी टैक्स पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए जो इकोनॉमी ग्रोथ को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खराब करे। बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि हमारे काम खा ये जो टैक्सेशन के इस तरह की पेचीदगियां हैं उससे करप्शन ज्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पर 17% टैक्स कौन आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो है वो आपकी एक्चुअल सेल्स के मुताबिक जमा करवा रहे हैं? कौन से बड़े बड़े कारखाने जो हैं वो पूरा 17% सेल टैक्स दे रहे हैं? वहाँ कौन सी इंस्टीट्यूशन पिछले सालों में हम एक्टिविटी पा रहे हैं? वो तो बल्कि एक इंक्लूसिव अरेंजमेंट बन गया है जिसकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी का साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वकार मसूद साहब, इसका इम्पैक्ट एक्सटर्नल सेक्टर पे जो इकरामुल हक साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये जो रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं या आप जो एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा जो आपने अभी करंट अकाउंट डेफिसिट का हवाला दिया था और अभी आप कह रहे थे गाड़ी का ओवर हीटेड इंजन है तो उसको स्लो डाउन करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेटरी और एनी जो एक्सटर्नल साइड पे हमने टैक्सेशन मेजर्स किए हैं, इसका इंपैक्ट इंपोर्ट्स पर क्या पड़ेगा? क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होगा इससे, या ये एक बिल्कुल इसका कोई इंपैक्ट आपको नजर नहीं आता? इट इज अ वेरी टेस्टेड मेजर, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वकार साहब, देखिए, उसूली तौर पे तो ये सही सिमत में जो भी छोटे मोटे टूटे फूटे इक़दाम हैं, ये इनकी सिमत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना काफ़ी हैं। अच्छा, आपको जितनी बड़ी बीमारी लाहक है और उसके लिए जो दवा दरकार है, उसकी जो खुराक होनी चाहिए थी उस मकदार में खुराक नहीं ली गई, और लिहाजा मुझे जो है ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी मईशत की हालत जो है वो मखदूश ही रहेगी। उसमें कोई बेहतरी के आसार फौरी तौर पर मुझे नमूदार होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकरामुल हक साहब का शुक्रिया, आबिद सुलेरी का शुक्रिया। आज बड़े इंपॉर्टेंट मामलात पर इस बजट के हवाले से, उम्मीदों के हवाले से, और उन उम्मीदों पर क्या पानी फिर गया, विजन क्या इस पर दफन हो गया खान साहब का, बड़े अहम सवालात हैं जी जो आज प्रोग्राम में उठाए हैं। अपना फीडबैक आप ले सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।